class. The paper, now we are going to study CS Executive Program. आपका ये पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. आपका पार्ट ए 40 मार्क्स का है, पार्ट बी 35 मार्क्स का एंड पार्ट सी 25 मार्क्स का. ये पेपर आपका एक सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है. दैट इज वो छोटे छोटे आंसर्स, 1 लाइन आंसर्स लिखने से अब नहीं चलेगा. अब आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने होंगे बिकॉज दिस इज योर सब्जेक्टिव पेपर. पार्ट ए आपका जो कि 40 मार्क्स का है, ये पार्ट आपका डील करता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के साथ, ठीक है. पार्ट बी जो आपका 35 मार्क्स का है, ये डील करता है रजिस्ट्रेशन के साथ, यानी क्या क्या लाइसेंस आपको चाहिए हो सकते हैं या किस तरह की बिजनेस को क्या लाइसेंसेस की जरूरत हो सकती है, किस एक्ट के अंदर गवर्नड है एंड क्या उसके कंप्लायंसेस है. पार्ट सी जो कि 25 मार्क्स का है, ये डील करता है इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप एंड क्लोजर ऑफ द बिजनेस, ठीक है. तो हमें आपका ये पेपर 3 पार्ट्स में पढ़ना है. आज की क्लास में हम पार्ट ए दैट इज सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस शुरू करेंगे, ठीक है. सो विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट ए दैट इज चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सी, किसी भी जब भी आपके दिमाग में आता है कि किसी भी पर्सन के दिमाग में आता है कि उसे एक बिजनेस शुरू करना है, तो उसको कई सारी चीज़ों पे डील करना होता है, कई सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं बिफोर स्टार्टिंग अप द वेंचर, ठीक है. उसे ये जानना होता है कि उसे क्या वेंचर शुरू करना है, यानी किस तरह का बिजनेस करना है, देन किस एरिया में करना है, कितने स्केल पे करना है, स्मॉल स्केल है, मीडियम रहेगा, लार्ज रहेगा, ठीक है. इसके अलावा देखना होता है कि किस तरह का मेरा ऑर्गेनाइजेशन होगा, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा, कंपनी होगी, कॉर्पोरेटिव होगा या पार्टनरशिप है, HUF है, किस तरह का मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा. सो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव टू बी डेल्ट इन, ठीक है. ऐसा ही नहीं है कि आज मेरे दिमाग में आया कि मुझे बिजनेस शुरू करना है एंड नेक्स्ट डे मेरी बिजनेस शुरू हो चुकी है, नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडिया, यानी कि आपको किस तरह का बिजनेस करना है वो आइडिया आता है. देन आप उन आइडियाज को टेस्ट करते हो एंड देखने की कोशिश करते हो कि आप किस आइडिया को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हो एंड आपके अकॉर्डिंग किस आइडिया से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है. तो सबसे पहले होता है टाइप ऑफ बिजनेस डिसाइड करना, फिर आप लोकेशन, एरिया एंड हर रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स देखते हो. लास्टली फिर आपका सेटिंग अप आता है. उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज आपको कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है. क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? यस, हाँ, करेक्ट. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अ सेटअप और अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज मैन, मटीरियल, मशीनरी, कैपिटल, व्हाटसोएवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर, आप उन सबको ऑर्गेनाइज करते हो, उन सबको मेंटेन करते हो, उन सबके बीच एक रिलेशनशिप ड्रॉ करते हो ताकि आप अपने बिजनेस एक्टिविटी को अचीव कर सको, ठीक है. सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग ऑफ व्हाट? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग ऑफ व्हाट? फैक्टर्स.
ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फैक्टर्स टू अचीव बिजनेस गोल्स और बिजनेस सेटअप। ठीक है, सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है फैक्टर्स का बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए या बिजनेस एंटिटी को रन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद पता है बिजनेस एंटिटी का जो चॉइस, यानी कि आपको किस तरह की बिजनेस एंटिटी आपके काम के अकॉर्डिंग फिट होगी, वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे, जैसे ऑब्जेक्ट, नेचर, साइज हो गया बिजनेस का, देन मैनेजरियल एफिशिएंसी होती है, इंटरडिपेंडेंस या फ्रीडम है, ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ बिजनेस एंटिटी। इस चैप्टर में हमें सिर्फ उन फैक्टर्स को ही पढ़ना है। दैट इज दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट योर चॉइस फॉर बिजनेस एंटिटी। चैप्टर के नाम से ही समझ में आता है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें इस पूरे चैप्टर में बेसिक दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, दूसरा क्या फैक्टर्स है जो कि चॉइस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ बिजनेस एंटिटी कई तरह की होती हैं। ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ बिजनेस एंटिटीज। एक है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, देन वी हैव पार्टनरशिप, then we have correct HUF, then we have branch office, then we have company, and we have LLP and cooperative societies. ठीक है, these are the 7 types of business entities which a person can choose from. क्योंकि इन एंटिटीज के बारे में इस चैप्टर में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि वेदर आपको इन एंटिटीज के बारे में पता है या नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप? यस, करेक्ट। Sole proprietorship is that type of business entity which is controlled and managed by only one person, that is the owner of the entity. यानी कि इस business में there is no manager, no board, nothing to manage the business except one person, that is the owner. ठीक है? Next, partnership. Yes? Correct. It is an agreement between two or more parties to carry on a business and share the profits and losses. ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिजनेस को साथ मिलके कैरी ऑन करने का और उसके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, लॉसेस को सफर करने का, आइदर इन रेशियो और आइदर इक्वली, वट एवर मे बी द टर्म्स। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का लीगल एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन है या नहीं? करेक्ट, इनका परपेचुअल सक्सेशन या लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट इज जो ओनर है वो एंटिटी से सेपरेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू HUF. What is HUF? Correct, Hindu Undivided Family. Now what is this? Yes, correct. कई लोग जब आप किसी शॉप पे जाते हो तो वहां पे लोग कहते हैं कि ये हमारा पुरखों से चला आ रहा बिजनेस है, या ये हमारे दादा पर दादा यही बिजनेस करते थे एंड हम इसमें बस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो होता है HUF। बेसिकली ये
तरह का ऑर्गेनाइजेशन से वो सिर्फ फैमिली वाले ले सकते हैं, नॉन फैमिली पर्सन्स आर नॉट अलाउड टू हैव द ऑप्शन ऑफ HUF। यहाँ पे होता क्या है, एंसेस्टर्स जो बिजनेस कर रहे होते हैं उसी को आगे कंटिन्यू करती हैं उनकी जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रांच ऑफिस। करेक्ट, ब्रांच ऑफिस बेसिकली क्या है, सपोज हम हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, ब्रांचेस की बात करते हैं। अब जैसे हम बात कर लेते हैं मैक्स की, जो रिटेल क्लोथिंग शॉप है मैक्स, वहां पे क्या है, इसके कई कई शहरों में ब्रांचेस हैं, तो वही है ब्रांच ऑफिस, ठीक है। ब्रांच ऑफिस रिफर्स टू द अदर वर्किंग प्लेसेस अदर देन द मेन ऑफिस। मेन ऑफिस कहाँ, जहां हेडक्वार्टर्स होता है, ठीक है। Company we will be discussing afterwards. LLP, what is LLP? Correct, limited liability partnership. Now what is that? Yes, correct. Limited liability partnership एक type of partnership होती है जहां पे हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और वो किसी दूसरे के मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। लास्ट है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यस, करेक्ट। ये एक ऐसा ऑटोनॉमस एसोसिएशन होता है, यानी ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है जो कि मेंबर्स वॉलेंट्रीली यूनाइट करके अपनी विल पे साथ आके फॉर्म करते हैं ताकि वो अपनी नीड्स, अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके। कैसी नीड्स, कैसी एस्पिरेशंस? करेक्ट, इकोनॉमिक हो गई, सोशल हो गई, ठीक है, रिलीजियस हो गई, किसी भी तरह की सोशल नीड्स, इकोनॉमिक नीड्स, रिलीजियस नीड्स, इन सबको फुलफिल करने के लिए जब वॉलेंटरीली लोग साथ आकर एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। हाँ, नाउ कमिंग बैक टू कंपनीज। कंपनी भी कई तरह की होती है, ठीक है। यू हैव मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज। ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, एक्सेट्रा, ठीक है। सो अगर कोई पर्सन कंपनी चूज करता है कि वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो नेक्स्ट स्टेप होता है ये डिसाइड करना कि उसकी कंपनी इनमें से कौन सी कंपनी होगी, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा इवन कंपनीज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर सेक्शन 25 ऑफ अर्लियर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 इज अ नॉन प्रॉफिट बिजनेस एंटिटी। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशंस, ट्रस्ट, इन सब तरह की भी बिजनेस एंटिटीज होती हैं। अच्छा, कंपनीज में आपके पास 8 ऑप्शंस होते हैं। ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गारंटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड अनलिमिटेड कंपनी। नाउ what is OPC? See, it is a one person company जिसका कंसेप्ट अभी अभी आया है, ठीक है। ये एक कंपनी तो होती है, इसको रिकॉग्नाइज एज अ कंपनी किया जाता है, बट इसको कंट्रोल करने वाला, इसको मैनेज करने वाला सिर्फ एक पर्सन होता है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, वैसे ही ये है वन पर्सन कंपनी। बस इसका डिफरेंस ये है सोल प्रोप्राइटरशिप और इसमें कि वो एक कंपनी नहीं है, उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, वेयर एज वन पर्सन कंपनी का एक लीगल एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन है। इसकी जो सारी फीचर्स होते हैं या जो भी राइट्स होते हैं वो सारे प्राइवेट कंपनी के होते हैं, अदर देन वो राइट्स जिनको ये एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूड कर दें। उसके अलावा सारे राइट्स जो हैं वो वन पर्सन कंपनी पे भी अप्लाई होते हैं। किसके? करेक्ट, प्राइवेट कंपनीज के, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं?
करेक्ट, अ कंपनी having a paid up share capital of rupees 1 lakh or more has prescribed, ठीक है, members limit क्या है 2 to 200. Public limited company, yes, correct, share capital जिसका paid up share capital जिसका 5 लाख होता है या has such higher amount has may be prescribed. What is the limit of members? 7 is minimum and maximum is unlimited. ठीक है. Then guarantee company. No idea. See, गारंटी कंपनी वो होती है ना जो कि गारंटी देती है किस चीज के अगेंस्ट, रिस्क के अगेंस्ट, लॉस के अगेंस्ट. ये कंपनीज वो होती हैं जो कि मेंबर्स को उनकी लाइबिलिटी से बचाने के लिए फॉर्म की जाती हैं. ये जनरली पता है एनपीओज होती हैं, जब वो कॉरपोरेट स्टेटस चाहती हैं ना तो वो इस तरह की कंपनी फॉर्म करती हैं. ठीक है. व्हेन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू मूव टू द स्टेटस ऑफ कॉरपोरेट कंपनीज तो वो क्या करती हैं, वो गारंटी कंपनीज फॉर्म करती हैं. ये जनरली सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स की लाइबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्म की जाती हैं. देन है सब्सिडरी कंपनी. करेक्ट, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मोर देन 50% शेयर जो होता है वो कोई दूसरी कंपनी ली होती है जिसे हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं. ठीक है. दैट इज इन सिंपल लैंग्वेज सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसकी मोर देन 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय अनदर कंपनी विच इज कॉल्ड करेक्ट होल्डिंग कंपनी. स्टैट्यूटरी कंपनी, यस करेक्ट, स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो कि किसी स्पेशल एक्ट की वजह से फॉर्म्ड होती है पास्ड बाय द लेजिस्लेचर. यानी कि ये कंपनीज पता है आप अपने मन से वॉलंटरीली नहीं फॉर्म करते हो, बट ड्यू टू पासिंग ऑफ एन एक्ट इट बिकम्स मैंडेटरी टू सेट अप सच अ कंपनी. ठीक है. और ड्यू टू पासिंग ऑफ एन एक्ट दिस कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. क्लियर. नेक्स्ट हमारा इंश्योरेंस कंपनी. करेक्ट, एकदम सही. इंश्योरेंस क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ अगेंस्ट अनवांटेड डेंजर्स, अनसर्टेन डेंजर्स, लॉस और रिस्क. इंश्योरेंस कंपनी वही कंपनीज होती हैं जो कि ऐसे डेंजर्स के अगेंस्ट आपको रिलीफ पहुंचाती है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ठीक है. लास्ट है हमारा अनलिमिटेड कंपनी. ये वही कंपनी है जिनमें मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है उनके शेयर एक्सटेंट तक लिमिटेड नहीं होती है. ठीक है. कोई डाउट इसमें से कहीं में भी कुछ डाउट? अच्छा, इसके बाद पता है हमें हर टाइप ऑफ एंटिटी को केयरफुली स्टडी करना चाहिए, उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस जानने चाहिए बिफोर चूजिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी, क्योंकि ये बहुत लार्जली आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा अगर आपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सही टाइप ऑफ एंटिटी चूज नहीं की है. मोरओवर अगर सपोज आपको लगा कि ठीक है चलो अगर केयरफुल एनालिसिस नहीं हुआ तो हम चेंज कर देंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल. एक बार जब आप एक टाइप ऑफ एंटिटी चूज कर लेते हो ना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्विच ओवर. आप आसानी से अपनी एंटिटी चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि वाइंडिंग अप के झंझट आ जाती है, डिसोल्यूशन है, देन और भी सारे क्लोजिंग अप से रिलेटेड प्रोसीजर्स हो गए, एक्ट्स है, फॉर्म्स है, लीगल बाइंडिंग्स है. तो इन सब की वजह से बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. एंड प्लस पता है आप बहुत सारी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी खो सकते हो जो मे बी उस टाइम आपको मिल सकती थी. ठीक है. इसके अलावा इवन ये हो सकता है कि आपको कैपिटल लॉस हो जाए, दैट इज आपका जो कैपिटल है वो इन सब की वजह से आपका कैपिटल सफर करे, आपकी एम्प्लॉयमेंट सफर करे. देन रिस्क की बात भी आ जाती है. हो सकता है मे बी जो नेक्स्ट आप फिर चेंज कर रहे हो वो भी
इस फल से खराब निकल जाए, या उसमें रिस्क कितना है, ठीक है। सो देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट लीड्स टू हर्ल योर वे व्हाइल स्विचिंग ऑल्सो। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपना बिजनेस एंटिटी चुनो, आप बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी केयरफुल स्टडी से एक बैलेंस बना के एडवांटेज और डिसएडवांटेज में फिर चुनो, ठीक है। इसके बाद जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपकी इस चॉइस को, हम अब उसके बारे में डील करेंगे। अभी तक कोई डाउट? सी, सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मतलब किस तरह का आपका काम है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस एंटिटी किस तरह की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेसेस है, प्रोफेशंस है, या सर्विस रेंडर करना है, इन सब में आप सोल प्रोप्राइटरशिप प्रीडोमिनेंट होता है, यानी कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप को चूज कर सकते हो, ठीक है। पार्टनरशिप वहां सूटेबल होता है जहां सोल प्रोप्राइटर सूटेबल है। बस एक जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये कि जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है वो इस केस में थोड़ा बिगर होना चाहिए, ठीक है। छोटे स्केल पे है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप यूज कर सकते हो, प्रोफेशनल बेस है या पर्सनल सर्विसेज रेंडर करने की बात है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप यूज कर सकते हो, जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स हो गए, रेस्टोरेंट्स, रिपेयर स्टोर्स, ठीक है, टेलरिंग शॉप्स, ये सब क्या है, ये बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप होती हैं। पार्टनरशिप भी सोल प्रोप्राइटरशिप वाले केस में यूज किया जा सकता है। आपने देखा होगा कई सारी बुटीक्स, जो क्लोथिंग बुटीक्स होती हैं वो पार्टनरशिप में चलती है, यानी 2 पर्सन्स और 2 और मोर पर्सन्स हैंडल द बुटीक, हैंडल द कस्टमर्स, और वो मतलब उस पूरे बुटीक का ध्यान रखती हैं। तो वो मे बी उनका बिजनेस लार्ज स्केल पे होगा इस वजह से, ठीक है। फिर आता है जहां पे पार्टनरशिप, जहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप, ये दोनों काम नहीं कर सकती हैं, वहां काम करती हैं आपकी कंपनी। दैट इज आपका एक्टिविटी, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर की है, प्रोडक्शन भी है, रिसर्च डेवलपमेंट, उस प्रोडक्ट का रिसर्च डेवलपमेंट भी है, जैसे मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स, ये सब क्या होता है ना, ये कंपनी होती है। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, लार्जर स्केल पे इनका बिजनेस होता है, तो जिस वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप वोंट बी एप्रोप्रिएट, ठीक है। सो नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मोरओवर LLPs है, 1 पर्सन कंपनीज है, ये सब भी जो है डिपेंड करता है, अगेन वही आपने कंपनी डिपेंड कर दिया कि आपने बिजनेस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चूज कर लिया कि आपको कंपनी लेनी है। अब पारी आती है कि कौन सी कंपनी, ठीक है। A 1 person company and limited company exist as a separate business entity in the eyes of law, and this creates a wall between the personal assets of investor and that of business, ठीक है। So this was all about nature of business activity. देखो कोई भी फैक्टर जो आप अभी पढ़ोगे ना, वो आपको सिर्फ 3 कंपनी के बेसिस पे स्टडी करनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी। 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी के बेसिस पे स्टडी करनी है, और वो 3 बिजनेस एंटिटीज यही है। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी समझ में आया। सोल प्रोप्राइटरशिप उस केस में जहां बहुत छोटा स्केल होता है, पार्टनरशिप आता है वहां जहां काम तो चलो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला भी है लेकिन थोड़े बड़े स्केल पे, एंड कंपनीज वहां आ गई जहां स्केल बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। तो पहला था नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। दूसरा है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन।
सी, अभी हमने बिजनेस एक्टिविटीज पढ़ते वक्त ही स्केल पढ़ा कि अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन यानी आपका काम करने का दायरा बहुत छोटा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप या वन पर्सन कंपनी। अगर आपका बिजनेस करने का दायरा ना ही बहुत छोटा है ना ही बहुत बड़ा है, ऑप्टिमम मिनिमम साइज का है, तो पार्टनरशिप या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बट अगर वो बहुत बड़ा है तो कंपनी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्केल ऑफ ऑपरेशन। थर्ड है हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। See, every business requires capital. That is, every business requires money to operate, to perform its function. And हर type of business entity और amount of capital required differs from business entity to business entity. अब जैसे कि heavy investment चाहिए होंगी companies के केस में, ठीक है, बिकॉज वो लार्ज स्केल पे काम करती हैं, उनकी एक्टिविटीज बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर की होती हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली बहुत हाई होगा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से। स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में और पार्टनरशिप के केस में। ठीक है, अच्छा, एक तो होता है इनिशियल कैपिटल, आपने क्लास 11-12 में पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। एक होता है इनिशियल कैपिटल जो कि आप कंपनी या किसी भी फर्म के स्टार्टिंग में, किसी भी एंटिटी के स्टार्टिंग में लगाते हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है ना कि उसी कैपिटल से आपकी वो एंटिटी लाइफ लॉन्ग चलेगी, आपको टाइम टू टाइम कैपिटल इंट्रोड्यूस करना होता है। तो वो जो फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, चाहे मॉडर्नाइजेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स के लिए, तो ये भी अफेक्ट करता है चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर फर्दर कैपिटल रेज कर सकता है बोरोइंग से, क्रेडिट परचेजेस से, या एडिशनल अमाउंट खुद इन्वेस्ट करके। पार्टनरशिप में वो और थोड़ी इजी से, सोल प्रोप्राइटरशिप क्योंकि सिंगल पर्सन का होता है तो वहां लोन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। मूविंग ऑन टू पार्टनरशिप, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करना थोड़ा इजी होता है इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। क्यों? करेक्ट, क्योंकि वहां सारे पार्टनर्स की क्रेडिट देखी जाती है, वहां एक से ज्यादा लोग होते हैं, जिसकी वजह से पार्टनरशिप ऑन अ सेफर साइड होती है। इन कंपनी के केस में देयर आर हार्डली एनी प्रॉब्लम्स व्हाइल रेजिंग लोन्स। ठीक है, देन आता है मैनेजरियल एबिलिटी। सी, मैनेजरियल एबिलिटी का क्या मतलब है कि आपके मैनेजर्स कितने एफिशिएंट एंड इफेक्टिव है। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस होता है, ठीक है, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं, उतनी ज्यादा मैनेजरियल एफिशिएंसी, उतने ज्यादा एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। सो नाउ टेल मी, आपके अकॉर्डिंग किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा मैनेजरियल एबिलिटी या ग्रेटेस्ट एबिलिटी होगी? करेक्ट, कंपनीज के केस में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनका बिजनेस ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन सब बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में दे हार्डली नीड मैनेजर्स। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सी, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल कहां होगा? करेक्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप में, या डिग्री ऑफ कंट्रोल उसमें सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां सिंगल पर्सन है जो कि हर चीज को देख रहा है, वही ओनर है, वही मैनेजर है, वही मैनेजमेंट कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है, तो सबसे ज्यादा कंट्रोल वहां होगा। सबसे ज्यादा कम
कंट्रोल होगा कंपनीज के केस में, जहां पे सारा मैनेजमेंट, सारा कंट्रोल जो होता है बोर्ड के हाथ में होता है, एंड ओनर्स दैट इज शेयर होल्डर्स, उनका कोई रोल नहीं होता है इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ठीक है। पार्टनरशिप से पता है, पार्टनरशिप बेसिकली हर जगह मिडिल में ही आएगा, या तो किसी पॉइंट में कंपनी हायर रैंक कर रही होगी या किसी पॉइंट में लोअर रैंक कर रही होगी। अब जैसे कि मैनेजरियल लेबिलिटी में कंपनी हायर रैंक कर रही थी, क्योंकि कंपनीज को सबसे ज्यादा मैनेजरियल लेबिलिटी की जरूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट कम्स डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी। सी, कुछ इन्वेस्टर्स बोल्ड होते हैं, कुछ ओनर्स बोल्ड होते हैं, कुछ कॉशियस होते हैं, एंड कुछ मिडिल होते हैं, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिस्क ले सकते हैं। डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, आपका बिजनेस जितना ज्यादा छोटा होगा, आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन जितना ज्यादा छोटा होगा, आपकी एक्टिविटी एरिया जितनी छोटी होगी, रिस्क उतना ही कम होगा। क्योंकि आप जितना एक्सपैंड करोगे, आपका फील्ड जितना एक्सपैंड होगा, उतना ही आपके चांसेस ऑफ रिस्क भी बढ़ते हैं। देयरफॉर सबसे कम डिग्री ऑफ रिस्क होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, देन कम्स पार्टनरशिप, एंड सबसे ज्यादा रिस्क होता है कंपनीज में, क्योंकि कंपनीज का वास्ट स्केल ऑपरेशन होता है, जिसकी वजह से कंपनीज को हायर अमाउंट ऑफ रिस्क बेयर करना पड़ता है। वेयर एज सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में और पार्टनरशिप के केस में the amount of risk gets reduced to a greater number. अब रिस्क आता कैसे है? लाइबिलिटी के फॉर्म में, किस पर कितनी जिम्मेदारी है, वही तो है रिस्क। सपोज अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी मुसीबत में है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तो हमने बात की रिस्क की, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी की। रिस्क के केस में क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे कम रिस्क बेयर करता है एंड कंपनी सबसे ज्यादा। लाइबिलिटी के केस में सबसे ज्यादा रिस्क या सबसे ज्यादा लाइबिलिटी किस पे होती है? करेक्ट, सिंगल पर्सन यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप पे। क्यों? क्योंकि वहां एक तो बिजनेस और ओनर सेपरेट एंटिटीज या सेपरेट पर्संस नहीं होते हैं, उन्हें वन एंड द सेम कंसिडर किया जाता है। सेकेंडली, वहां पे कोई शेयरिंग पर्सन नहीं होता है जो उनकी लाइबिलिटी को शेयर कर सके, यानी कि पूरी प्रॉफिट का मजा भी अगर वो लेते हैं तो पूरा रिस्क भी उन्हें ही लेना होता है एंड पूरी लाइबिलिटी भी उन पे ही होती है। ठीक है। वेयर एज कंपनीज के केस में लाइबिलिटीज जो है सबकी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स, यानी कि किसी को भी अपना फोर्स कर सकते हो ज्यादा पे करने से, और ना ही किसी को ज्यादा पे करना होता है, स्पेशली एलएलपीज के केस में। ठीक है, या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज के केस में। क्लियर? नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। क्या लगता है स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? ओके, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका बिजनेस एक पेस पे है, उस बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत अप्स एंड डाउन्स नहीं है। सी, थोड़े बहुत हिकअप्स हर बिजनेस में आते हैं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हर बिजनेस में आते हैं, बट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो दैट रेफर्स टू स्टेबिलिटी। नाउ टेल मी, सबसे ज्यादा स्टेबल बिजनेस क्या होगा या कौन सा होता होगा? करेक्ट, कंपनीज का सबसे ज्यादा स्टेबल बिजनेस होता है। कुड यू टेल मी व्हाई? सो बेसिकली ही गेस्ड इट। सी,
कंपनी सबसे स्टेबल इसलिए होती है क्योंकि वहां पे फीचर है परपीचुअल सक्सेशन का, ठीक है। इंडिविजुअल रिकॉग्निशन, इंडिविजुअल आइडेंटिटी का प्रिंसिपल है, जिस वजह से कंपनी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। एंड सबसे ज्यादा नॉन स्टेबल या अनस्टेबल होती है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप। ऑल्दो लॉज के थ्रू, लॉज पर कोई लिमिट नहीं है, बट इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोन्स रेज करने में, इनको प्रॉब्लम्स होती है फंड्स लेने में, ठीक है। सारी चीजें इनको अकेले ही बेयर करनी होती है। एंड पार्टनरशिप अगेन पेस पे होता है, ना ही ज्यादा हाई ना ही ज्यादा लो। पार्टनरशिप आर ऑल्सो अनस्टेबल सिंस दे आर टर्मिनेटेड बाई डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, रिटायरमेंट, एडमिशन, एक्सपल्शन और विड्रॉल, ठीक है। बट कंपनी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, क्यों? क्योंकि मेंबर्स को चाहे कुछ भी हो जाए, कंपनी तो चलती रहती है। अभी आगे एक पॉइंट आएगा ट्रांसफरेबिलिटी का, उसे मैं अभी आपको समझा देती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये समझ में और क्लियर आ जाएगा। सी, मैंने कहा ना परपीचुअल सक्सेशन या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जब कोई पर्सन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है तो किसी के जाने ना जाने से उसे फर्क नहीं पड़ता है। वेयर एज सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में वो कंपनी से कोई अलग नहीं होते। अगर ओनर को कुछ होता है, अगर पार्टनर को कुछ होता है, तो फर्म या उस पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी को भी नुकसान होगा। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनीज बोर्ड चलाती हैं, ठीक है, इसलिए ओनर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड जो पॉइंट मैं ट्रांसफरेबिलिटी का समझा रही थी, उसमें यह है, आपने जब क्लास 11-12 में कंपनीज पढ़ा होगा तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं वो किसी भी टाइम कंपनी को एग्जिट कर सकते हैं, अपने शेयर्स को दूसरों को ट्रांसफर करके, या उसे मार्केट में खुद कंपनी खरीद ले, चाहे कोई दूसरा पर्सन खरीद ले, बट मार्केट में अपने शेयर्स को बेचकर वो पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर की पोजीशन से हट सकता है, ठीक है। सो इसी वजह से कंपनी स्टेबल होती है। स्टेबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि उसे किसी एक्टिविटी से कितना फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लोजली रिलेटेड है टू द मैनर इन विच ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर स्ट्रक्चर्ड इनटू डिपार्टमेंट, सेक्शंस और यूनिट्स। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज कैरी डाउन होनी है उन्हें किस तरह फ्रेम किया गया है, किस तरह डिवाइड किया गया है, उस पर डिपेंड करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस बहुत सिंपल होता है, ठीक है, और इसी वजह से इनका एडमिनिस्ट्रेशन फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि आप बहुत कम सफर के साथ, बहुत कम लॉस के साथ आप चेंजेस कर सकते हो। Whereas when it comes to companies, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है, यानी रिजिडिटी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा होती है। एक तो इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, वहां पे कुछ भी चीज चेंज करने पे आपको उस चेंज के इफेक्ट को हर उस सेक्शन पे स्टडी करना होगा जिससे वो सेक्शन या वो चेंज रिलेटेड है, ठीक है। एंड अगेन पार्टनरशिप बीच में आती है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस is very simple and therefore any change in its administration can be effected with least inconvenience. To the large extent, the case is same in partnership business also. While in case of company, administration is not that flexible because activities are conducted on large scale, plus that change has to be studied in respect of all those sections which will get affected by it, ठीक है। So administration flexibility, नेक्स्ट है डिविजन ऑफ प्रॉफिट। ये तो बहुत सिंपल है,
Now this I want you to explain. Who will explain me the point division of profit? Yes? Okay. Correct. See, सोल प्रोप्राइटरशिप एक सिंगल पर्सन बिजनेस होता है, तो उस केस में वो सिंगल ही पर्सन सारा प्रॉफिट एंजॉय करेगा, कहीं उसे प्रॉफिट डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है. कमिंग बैक टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब ही होता है शेयरिंग. ठीक है, तो अगर पार्टनर्स वर्क शेयर कर रहे हैं, लॉस शेयर कर रहे हैं, लाइबिलिटी शेयर कर रहे हैं, तो उन्हें प्रॉफिट भी शेयर करना होगा. नाउ रेशियो क्या होगा, वो अग्रीमेंट डिसाइड करता है. ठीक है, कमिंग बैक टू कंपनी, कंपनीज में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सारा से होता है. डिवीजन, प्रॉफिट का डिवीजन कंपनीज को मिलता है किस, सॉरी शेयर होल्डर्स को मिलता है, करेक्ट, डिविडेंड्स के फॉर्म में. एंड ये डिविडेंड रेट डिसाइड कौन करता है, करेक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिन पे फाइनल से तो कंपनी शेयर होल्डर्स का नहीं होता है, बट क्या होता है, करेक्ट, शेयर होल्डर्स से अप्रूवल लिया जाता है. पता है कभी भी शेयर होल्डर्स बोर्ड के खिलाफ नहीं जा सकते. अगर बोर्ड ने सेट किया 10%, तो शेयर होल्डर्स मीटिंग में 10% एक्सेप्ट कर सकते हैं या उससे कम की डिमांड कर सकते हैं, बट वो 10% से ज्यादा की डिमांड नहीं कर सकते हैं. एंड एज यू ऑल नो, कोई भी अपना नुकसान नहीं कराना चाहेगा, तो वो डेफिनेटली जो बोर्ड डिसाइड करिए वो परसेंटेज एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, इसके बाद और बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, इन सब के फॉर्म में भी प्रॉफिट डिवाइड होता है. मोस्ट प्रोबेबली तो बोनस शेयर्स के केस, बोनस शेयर्स के फॉर्म में ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन. कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत सिंपल है ये भी. आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन of one company. One will be explaining me of sole, one of partnership and one of company. Yes? You will be explaining me of sole. Start. Correct. Sole proprietorship business को सेटअप करना सबसे इजी है, कॉस्ट वाइज भी, प्रोसीजर वाइज भी एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन वाइज भी. क्यों? क्योंकि ना वो कोई लॉज है, बहुत कम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, छोटा स्केल पे है तो कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते उसे स्टार्ट करने में, एंड इसके प्रोसीजर्स भी सिंपल है. कोई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, कमेंसमेंट या मेमोरेंडम वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ना ही प्रॉस्पेक्टस. तो सबसे सिंपल सेटअप है सोल प्रोप्राइटरशिप का. पार्टनरशिप, यस करेक्ट, पार्टनरशिप भी क्वाइट सिंपल है इन कंपैरिजन टू कंपनी. यहां भी हमें कंपनी की तरह कोई जरूरी नहीं है प्रोस्पेक्टस की, कमेंसमेंट्स की या सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन कमेंसमेंट की, ना बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है. बस एक चीज है, अग्रीमेंट जो होता है वो ओरल, रिटन प्रेफर किया जाता है, बट आप ओरल भी कर सकते हो. ठीक है, रिटन जो है प्रेफर इसलिए किया जाता है ताकि करेक्ट डिस्प्यूट्स अवॉइड किए जा सके. एंड लास्ट कंपनी, कंपनी का मैंने ही बता दिया था सब. इसमें लॉन्ग प्रोसीजर्स होता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए, चाहे आप प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, दोनों के अलग अलग नॉर्म्स है जिनको आपको फुलफिल करना होता है. ठीक है, सो सबसे ज्यादा लेंदी प्रोसीजर कॉस्ट के मामले में भी, प्रोसीजर्स के मामले में भी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के मामले में भी सबसे ज्यादा कंपनी अफेक्ट होती है. कॉस्ट भी उसको सेटअप करने में सबसे ज्यादा लगता है, लेंदी प्रोसीजर्स भी उसी के हैं, एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी सबसे ज्यादा कंपनीज में ही होता है. पता है क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ऑपरेशन कंपनी का होता है, सबसे ज्यादा पैसा कंपनी कमाती है.
इसी वजह से गवर्नमेंट भी पता है छोटे मोटों को नहीं देखती है, वो पहले बड़ा हाथ मारती है, वो पहले कंपनीज को पकड़ती हैं एंड उसके बाद अगर कुछ लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है या ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में भी रूल्स फॉर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा टैक्स इम्प्लीकेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप टैक्स लायबिलिटी जो है उनके प्रॉफिट एक्सटेंट पे डिपेंडेंट होती है, यानी जितना उनका प्रॉफिट होता है उस बेसिस पे उनको टैक्स पे करना होता है। वेयर एज कंपनीज या एलएलपीज के केस में लायबिलिटी जो होती है शेयर होल्डर्स की वो उनके फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स तक लिमिटेड होती है एंड टैक्स लायबिलिटी जो है इस कंपैरिजन में हायर होती है। अभी मैंने बताया कंपनीज बड़े स्केल पे ऑपरेट करती हैं, उनका काम ज़्यादा होता है, उनकी इनकम ज़्यादा होती है, जिस वजह से उनको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आपके मटेरियल में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स स्ट्रक्चर दिए हैं। ठीक है, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ रही हूं, बाकी आप देख लेना। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में इनकम टैक्स रेट है 2018-19 के लिए निल। ठीक है, टैक्सेबल इनकम अप टू ₹2,50,000, यानी 2,50,000 तक किसी की इनकम है तो उसे कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर 2,50,000 से 5 लाख के बीच है तो वो 5% टैक्स पे करेगा, 5 से 10 के बीच है तो 20% और 10 लाख के ऊपर है तो 30%। इवन एक एज क्राइटेरिया भी है, यानी कि अगर कोई प्रोप्राइटर 80 इयर्स ऑफ एज का है तो उसको कंसेशन टैक्स रिलीफ मिलता है। ठीक है, सिमिलर है पार्टनरशिप के केस में, इनकम टैक्स रेट उनका 30% है टोटल इनकम का, सरचार्ज 12% पे करना पड़ता है जब इनकम एक्सीड करती है 1 करोड़। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें जो टैक्स और सरचार्ज के अलावा पे करना होता है वो है एजुकेशन सेस 2% का, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1% का, एंड अबव मेंशन सेस इज एप्लीकेबल ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड द एप्लीकेबल सरचार्ज एट द रेट ऑफ 1%। ठीक है, वैसे ही डोमेस्टिक कंपनी का भी है कि 30% है टैक्स लायबिलिटी, 25% है अगर टर्नओवर आपका 50 करोड़ एक्सीड करता है, देन 7% सरचार्ज है अगर 1 करोड़ एक्सीड करता है बट 10 करोड़ के बिलो है, और 12% है अगर 10 करोड़ से एक्सीड करता है। सो ये रेट्स आप अपने क्वेश्चंस में मेंशन करोगे, व्हेन यू विल बी राइटिंग डाउन योर क्वेश्चंस यू विल बी मेंशनिंग दीज रेट्स। ठीक है, जियोग्राफिकल मोबिलिटी, geographical mobility that is location। एक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बेसिकली लोकल मार्केट, सीजनल प्रोडक्ट्स या पेरिशेबल गुड्स पे डील करते हैं, या ये उन मार्केट्स को कैटर करते हैं जो कि स्पेसिफिक सिटी या लोकेलिटी में होते हैं। क्योंकि इनका स्केल ऑफ बिजनेस छोटा होता है तो ये एप्रोप्रिएट डिसीजंस, एप्रोप्रिएट स्टडी के बाद, मार्केट एनालिसिस के बाद मार्केट डिसाइड करते हैं, एंड इनका मार्केट भी छोटा होता है कंपैरिजन टू कंपनीज। कंपनीज जो है वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस करती है, वर्ल्ड वाइड असेस होता है उनका, एंड इनके मार्केट्स भी लार्ज होते हैं, दे कैटर अ लार्ज एरिया। सो जियोग्राफिकल मोबिलिटी के अकॉर्डिंग सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म जो होते हैं वो स्मॉल एरियाज में सूटेबल होते हैं, जो ओनर्स चाहते हैं कि वो एक लिमिटेड एरिया में ही काम करना चाहते हैं या लिमिटेड प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप लेते हैं। वेयर एज लार्ज स्केल ऑपरेशन या जो मल्टीपल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं, बड़े एरियाज को गैदर करना चाहते हैं, वो कंपनी खोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप।
ये पॉइंट मैंने अभी पढ़ाया था। Transferability of ownership. Now who will be explaining me this? Why are you taking so much time? Yes? Correct. सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में ट्रांसफरेबिलिटी का ऑप्शन नहीं होता है। सिंगल पर्सन अपने बिजनेस को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ना ही पार्टनरशिप के केस में वो पार्टनर जो फर्म छोड़ के जा रहा है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। बट कंपनीज के केस में पर्सन स्टॉक एक्सचेंज में या अनलिस्टेड लिस्टेड कंपनीज दोनों का अपना अपना प्रोसीजर्स होता है। लिस्टेड कंपनीज के केस में आप स्टॉक एक्सचेंज में सेल करके, और अनलिस्टेड कंपनीज के केस में आप आई थिंक मैं डिलीवरी के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अनलिस्टेड स्टॉक कंपनीज का मतलब होता है वो जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में नहीं शो होते हैं। अनलिस्टेड कंपनीज वो हैं जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, स्टॉक बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है, एंड उनके शेयर्स ओपन मार्केट में बिकते हैं, ठीक है। सो ट्रांसफरेबिलिटी का ऑप्शन इज विथ कंपनीज ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजेरियल नीड्स। मैनेजेरियल एबिलिटी की तरह ये जो पॉइंट हमने पढ़ा था, इस पॉइंट की तरह ही है आपका ये 14 पॉइंट, दैट इज मैनेजेरियल नीड्स। जितना छोटा बिजनेस होगा उतनी ज्यादा मैनेजमेंट की नीड कम होगी। दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में मैनेजमेंट की नीड्स कम होती हैं इन कंपैरिजन टू करेक्ट कंपनीज, ठीक है। स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट, एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट कंपनीज में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा होता है, उनकी बिजनेस एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स होती है, उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है। पता है ये सब जितने भी पॉइंट्स आप पढ़ रहे हो ना, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। ये सब फैक्टर्स कोई भी सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता है, सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। कंपनीज में सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। सिंगल पर्सन हर चीज को सीक्रेट रख सकता है, क्योंकि वो अपनी बातें अपने तक ही जब रखता है, वो अपनी बिजनेस की बातें दूसरे से शेयर नहीं करता है, तो वहां पे सीक्रेसी सबसे ज्यादा होती है। पार्टनरशिप के केस में सीक्रेसी लेवल थोड़ा कम होता है, बिकॉज आपको पार्टनर्स के बीच बातें शेयर करनी होती है, एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। कंपनीज के केस में सीक्रेसी लेवल बहुत कम होता है, क्यों? यस, करेक्ट। कंपनीज के केस में सीक्रेसी लेवल सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि वहां नंबर ऑफ मेंबर्स इन ऑपरेशन ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स जिन्हें मैनेजमेंट की जानकारी चाहिए, कंपनी के वर्किंग की जानकारी चाहिए, वो ज्यादा होते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स हैं, मैनेजमेंट है, सबको कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसकी वजह से सीक्रेसी मेंटेनेंस इज लिटिल डिफिकल्ट। तो अगर सीक्रेसी आपकी प्रायोरिटी है तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप ज्यादा अच्छा है। लास्ट है इंडिपेंडेंस। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ फैक्टर्स, इंडिपेंडेंस। कंपनी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस को सब्जेक्ट होती है। सी, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? फ्रीडम। आप पे कोई रोक टोक करने वाला ना हो, आप पे कोई नजर रखने वाला ना हो। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में ऐसा होता है, कोई नहीं होता है जो आप पे नजर रखे, कोई नहीं होता है जो आपकी वर्किंग को टाइम टू टाइम इंटरप्ट करे, चेक करे, आपको डिस्टर्ब करे। बट कंपनीज के केस में स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से फ्रीडम के चांसेस कम होते हैं, ठीक है।
So this was all about your first chapter, that is choice of business organization. Any doubt anywhere? You just go through the points, all these 16 points, and see अगर कोई ऐसा point है जो आपको समझ में नहीं आया हो. सब क्लियर है? सी, क्योंकि ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, सो यू विल बी डीलिंग विथ क्वेश्चन आंसर्स. आपके प्रोवाइडेड मटेरियल के पीछे भी यू आर गिवन सम 7 to 8 questions of whom you'll have to have the answers. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच गवर्न द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पता है, क्योंकि जब आपका एक सब्जेक्टिव पेपर है एंड दिस क्वेश्चन विल ओनली प्रोवाइड यू मार्क्स, तो क्वेश्चन लिखने का तरीका, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फैक्टर्स जो कि गवर्न करते हैं चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देन आप बता सकते हो कि किस किस तरह के बिजनेस एंटिटीज के ऑप्शंस होते हैं, एंड उसके बाद इन 16 फैक्टर्स को आप एक्सप्लेन करोगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, बट इतना कि आपकी एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सारी आ जाए, यू डोंट स्किप एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. जैसे कि टैक्स इम्प्लीकेशन का अगर क्वेश्चन बनता है, आई थिंक आपके इसमें है, हाँ 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टैक्स इम्प्लीकेशन फैक्टर ऑन चॉइस ऑफ बिजनेस. तो इस टैक्स इम्प्लीकेशन फैक्टर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप A to Z चारों कंपनीज जैसे आपके मटेरियल में मेंशन थी, उन चारों कंपनीज के टैक्स इम्प्लीकेशंस बताओगे, क्या से क्या रेट्स हैं, क्या सर चार्जेस हैं. इसके अलावा तीनों तरह के बिजनेस में जो एक छोटा सा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में टैक्स कम होता है इन कंपैरिजन टू कंपनीज, तो ऐसा क्यों होता है ये रीजन भी मैंने आपको बताया था. तो ये एक्सप्लेन करने के बाद देन यू विल बी राइटिंग कंपनी वाइज लिमिट्स और रेट्स ऑफ टैक्स. ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड regarding your first chapter, choice of business organization. Thank you.